म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड को आप ऐसे समझो कि आप पैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप एक दूसरे की सपोर्ट ले रहे हो। अब अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो मार्केट में तो आप कोई एक शेयर परचेज करते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, आप कम से कम 40 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब 40 कंपनियों में एक दूसरे की सपोर्ट मिलेगी। आप कैसे समझा पाते हो? आज की जनरेशन को तो समझा दोगे, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है कैसे समझाओगे? हमें ये समझाना होता है कि रिस्क कहाँ कम है। हर कोई डरता क्यों है? क्योंकि उन्होंने पैसा बनते तो कम देखा है और लोगों को बिगड़ता ज्यादा। एक बहुत समझने की बात यह है, रिस्क मार्केट में नहीं होता, रिस्क सही प्लानिंग ना करने में होता है। जब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, जब हम बात करते हैं बिजनेस की, जब हम बात करते हैं सेल्फ बिजनेस की, तो फिर स्ट्रैटेजी कुछ अलग हो जाती है। क्योंकि उसकी इनकम सर्टेन नहीं है। तो उसको अपना फंड जब भी कभी आए उसको एक अकाउंट में डाल के वहां से SIP करनी चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि 90% ऑफ द पीपल जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये शायद ज्यादा भी हो सकता है, वो मेन है? देखो, इसका रीजन क्या है। भारत में ना पुरुष प्रधान समाज है। आजकल तो वर्किंग लेडी बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ रही है। ठीक है। लेकिन एक दिन में सोल्व होने वाली समस्या नहीं है ये। अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की या PSU सेक्टर की इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो क्या आप देख पा रहे हैं बहुत ग्रो हो रही हैं चीजें? ऐसा नहीं है। बैंकों का बहुत अच्छा रोल है। आप SBI जाओ, किसी भी बैंक में जाओ, आपको वहाँ पर म्यूचुअल फंड के लिए मैं तो कहूँगा अवेयरनेस के लिए अच्छा रोल है। ठीक है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे होंगे। आज इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स और SIP में डिफरेंस क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना जरूरी है, और आज की जनरेशन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जब भी बात होती है तो हम वो टैगलाइन स्पेसिफिकली दे देते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आज इस टैगलाइन के बारे में भी बात होगी। टुडे वी हैव मिस्टर जितेंद्र सिंह हियर इन द स्टूडियो, जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, कई डिकेड्स का एक्सपीरियंस अपने साथ लेके बैठे हैं, जिनसे हमने लास्ट टाइम क्रिप्टो पर डिस्कशन किया था। उसी का सीरीज एक पॉडकास्ट है जिसमें आज बात होगी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आई थिंक बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज सवाल पर आएंगे डायरेक्ट। पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। थैंक यू मिस्टर जितेंद्र सिंह, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूं आयुष जी, एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। Exactly. और अच्छा लग रहा है जी। जितेंद्र सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपसे मुझे लेमन लैंग्वेज में जानना हो, बहुत सरल सी आसान भाषा में, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? देखो, म्यूचुअल एक स्पोर्ट होती है जी। म्यूचुअल फंड को आप ऐसे समझो कि आप पैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप एक दूसरे की सपोर्ट ले रहे हो। अब अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो मार्केट में तो आप कोई एक शेयर परचेज करते हो, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, आप कम से कम 40 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब 40 कंपनियों में एक दूसरे की सपोर्ट मिलेगी। ठीक है। नाम इसलिए म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल सपोर्ट मिलेगा, है ना, आसान भाषा में समझने की। ठीक है। अब आपको लगता है कि भैया IT के शेयर बढ़ सकते हैं, आपको लगता है मेटल के बढ़ सकते हैं, आपको लगता है फार्मा अच्छा कर सकता है, आपको लगता है रियल एस्टेट अच्छा कर सकता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा शेयर खरीदे। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस सारे पैसे का एक पूल बन जाता है। ठीक है। अब वो इन सारे सेक्टर्स में बांट देता है। तो कभी कोई सेक्टर अच्छा करता है, कभी कोई सेक्टर अच्छा करता है, कभी कोई कंपनी अच्छा करती है, कभी कोई अच्छा कंपनी करती है। तो एक आम इन्वेस्टर इस बात को समझे कि आपके पैसे से एक पूल बन गया। ठीक है। उसकी रखवाली के लिए एक संस्था है, सेबी, एक फंड मैनेजर है, एक कंपनी है। उस कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उस फंड मैनेजर को बैठाया और फंड मैनेजर अब ये देखेगा कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कितने दिन के लिए आपने दिया है, उस हिसाब से आपके पैसे की रखवाली भी करेगा और मैनेजमेंट भी करेगा। ये म्यूचुअल फंड है। जितेंद्र सर, बहुत पर्सनल सा मेरा सवाल है। यंग जनरेशन से जब हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं तो वो फिर भी बात करते हैं कि चलो ठीक है, हाँ अच्छी चीज़ है, इन्वेस्ट करना चाहिए। जब मैं मम्मी को, पापा को, दादा दादी को या फॉर दैट मैटर किसी भी रिलेटिव्स को बताता हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में, वो कहते हैं हमें नहीं है इसकी जरूरत, हमें नहीं लेना देना। आप कैसे समझा पाते हो? आज की जनरेशन को तो समझा दोगे, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है कैसे समझाओगे? देखो, ये एक चैलेंजिंग जॉब है। पहले से कम चैलेंजिंग है, अब ज्यादा लोग समझने लग रहे हैं। ठीक है। जैसे हर रोज शेयर के ऊपर खबर तो आती है, हमें ये समझाना होता है कि रिस्क कहाँ कम है। हर कोई डरता क्यों है? क्योंकि उन्होंने पैसा बनते तो कम देखा है
और लोगों को बिगड़ता ज्यादा देखा। और फिर ये जो टैग लाइन है ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उनको ये लगता है रिस्क। जबकि एक बहुत समझने की बात ये है, रिस्क मार्केट में नहीं होता, रिस्क सही प्लानिंग ना करने में होता है। वेरी गुड पॉइंट। है ना, रिस्क मार्केट में नहीं है, रिस्क बिना समझे बिना प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट करने में होता है। वो कहीं कर लो, वो सब जगह होता है। चूंकि यहाँ पे मिस सेलिंग ज्यादा होती है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और फाइनेंस की एजुकेशन नहीं है, बहुत कम है। अब जैसे जैसे वक्त बदलेगा, अब म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो एयूएम कंपनियों के बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े बनते जा रहे हैं, वक्त बदलेगा। आप एक दिन में सबको नहीं समझा सकते, लेकिन पहले से काफी स्थिति बेहतर है। और ये समझाना उनको अच्छा है आज के दिन कि रियल एस्टेट और गोल्ड जो पहले वाली पीढ़ी है उसी पर ट्रस्ट करती है। एग्जैक्टली, यस, बिल्कुल। तो उनको यहां बता सकते हैं कि यहां पर आप रियल एस्टेट और गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे आप एफडी की तरह लिक्विड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर आप वो जहां बाकी जगह करते हैं वो सारी जगह यहां पर भी अवेलेबल है, बस ये समझाने का फर्क है। और जैसे जैसे पीएसयू बैंक म्यूचुअल फंड की तरफ आए हैं तो अब थोड़ा सा आसान होता जा रहा है। ठीक है, बट जितेंद्र सर, इन्वेस्ट करना ही क्यों है फिर म्यूचुअल फंड में? अगर आपने कहा कि रियल एस्टेट में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, एफडी में कर सकते हैं, हमारे पास सेविंग अकाउंट है, दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, हम क्यों जाके करें किसी चीज में? टेक्निकल दिमाग में एआई का जमाना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है? अच्छा खासा चल रहा है लोगों का। सही बात है आपका, पॉइंट सही है बिल्कुल। म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं इंश्योरेंस भी, एफडी भी, बिल्कुल, गोल्ड भी, रियल एस्टेट भी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों? देखो, दो तीन चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये सबसे अच्छा सवाल यही है, मैं तो ये कहूंगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों, फिर आएगा करना कैसे है। पहले तो करना क्यों है। एफडी करते हैं हम जी, एफडी का रिटर्न और इन्फ्लेशन रेट लगभग बराबर होते हैं, 7%, 6 to 7% वही होते हैं। वही महंगाई बढ़ रही होती है, वही एफडी, इन्फ्लेशन है। तो एफडी बेसिकली पैसा बढ़ाने के लिए नहीं है। एफडी तो किसी इमरजेंसी के दौरान आपका फंड है, कोई इमरजेंसी ना हो जब तक बढ़ रहा है, इमरजेंसी है तो पैसा रख क्या, ठीक है, एफडी ऐसे जी। अब रियल एस्टेट की बारी आती है। रियल एस्टेट एक आदमी केंद्रित हो जाएगा एक ही जगह पर, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट है। अब अगर कई बार क्या होता है, रियल एस्टेट में क्या होता है, जंप ले लेके इंक्रीमेंट लगते हैं, एप्रिसिएशन ऐसा नहीं होता, आज भी बढ़ गई कल भी बढ़ गई। कई बार क्या होता है, 3-4 साल का एक ऐसा स्पेन चला जाता है कि सेम रह जाती है, कई बार फिर एक बार जंप करेगी, फिर 3-4 साल सेम रह जाएगी, और कई अलग अलग देशों की कहानी अलग अलग हो जाती है। जैसे इस समय की बात करूंगा मैं चाइना की, और 2009 की बात करूंगा मैं इंडिया की। 2009 से लेके और 2014 तक रियल एस्टेट में इंडिया में 95 जगह पर कोई एप्रिसिएशन नहीं था। 95 जगह पर, 95% जगह पर एप्रिसिएशन नहीं था। चाइना में 2 साल पहले जहां जिसने फ्लैट लिया था आज उससे 20% नीचे है, 2 साल पहले। अब गोल्ड की बात करते हैं। 2012 में 31,000 रुपए तोला, भारतीयों के अनुसार तोला चलता है, तोला जी, आउंस, ठीक है। दोबारा 31,000 2018 में आया था, 6 साल तक डाउन चला। म्यूचुअल फंड मैंने जैसे पहले शुरू में ही बताया कि आपको मेटल्स का भी एप्रिसिएशन मिल सकता है, फार्मा का भी, टेक्नोलॉजी का भी, रिन्यूएबल एनर्जी का भी, मतलब रियल एस्टेट का भी, कोई ना कोई सेक्टर तो ग्रो करेगा, ठीक है। तो आपका वहीं पे नहीं रुकेगा। जिस किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है और 4 साल का स्पैन देखेंगे तो उसको 15% एनुअल का रिटर्न लगभग आ जाता है, जो आपको एफडी में 7% का मिल रहा है, जो 7% का मिल रहा है। अब अगर आप लंबी अवधि में चलेंगे ना, कोई से 4 साल का उठा के देखेंगे, किसी ने अगर इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका रिटर्न जो है ना 12 से तो ऊपर ही ऊपर रहेगा, 15-18 के बीच में रहता है। लेकिन अगर अकेले गोल्ड में किया पोर्टफोलियो तो 2012 में किया तो 18 के साथ क्या बनी, सेम है ना। अब रियल एस्टेट में 9 में किया तो 14 तक क्या बनी, बिल्कुल सेम, 5 साल जबकि। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप थोड़े पैसे से
हर किसी सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। सेम है ना। अब रियल एस्टेट में 9 में किया था 14 तक क्या बनी, बिल्कुल सेम 5 साल जबकि। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप थोड़े पैसे से हर किसी सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। एफडी से इसलिए बेहतर है कि एफडी पैसे बढ़ाता नहीं है, एफडी तो बचाती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए करना है, बचाने के लिए नहीं। और आप अपने थोड़े पैसे से सभी सेक्टर का टेस्ट ले सकते हैं। और एक कंपनी है, एक एबीसी कोई भी कंपनी है, ठीक है, और बहुत शानदार काम कर रही है जी, और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड किया, जैसे टाटा ग्रुप ने किया, रिलायंस ने किया, डाइवर्सिफाइड किया। आपको पता है ये कंपनी शानदार है, अब आपके पास इतने पैसे नहीं है कंपनी में शेयर खरीदें, लेकिन आपका फंड मैनेजर ने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो कंपनी ग्रो कर रही है, तो आप भी ग्रो कर रहे हैं। अब उसके बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा आपको। अब आप टाटा ग्रुप से लें, आप रिलायंस इंडस्ट्री से लें, रिलायंस वालों के भी सारे बिजनेस है आज के दिन, सही बात है, टाटा ग्रुप के भी सारे बिजनेस है। अब उस फंड मैनेजर ने पता है कि भैया आज किस चीज का, उसका तो काम वही है जी। एक आम इन्वेस्टर तो क्या है, वो क्या करता है, वो भैया जॉब भी कर रहा है या अपना कोई बिजनेस कर रहा है, वो ये तो नहीं देख सकता इस कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सेक्टर कैसा करेगा, ये न्यूज क्या है, वो तो नहीं देख रहा ना। एक काबिल बंदा, एक उसी इंडस्ट्री का समझदार बंदा, उसी इंडस्ट्री को समझने वाला बंदा आपके लिए % मुश्किल से आपका चार्ज लगेगा, उसमें बैठा है। इससे अच्छा और क्या होगा। प्रॉब्लम ये है जितेंद्र सर कि जब हम लोगों को बताते हैं तो लोग बहुत कॉम्प्लेक्स मानते हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत टफ लगता है। एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, बैंक में जाना है, काम खत्म। रियल स्टेट में क्या करना है, रजिस्ट्री कराई, काम खत्म। गोल्ड लेना है, गोल्ड लेके पैसे दिए, काम खत्म। लेकिन म्यूचुअल फंड ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लोगों को नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये करता क्या है। आयुष जी, एक बात को समझना, आप जितने भी बहुत सिंपल प्रोसेस है ना, उनमें पैसा कम बनता है। थोड़ा सा हट के जाओगे आप, है इतना ही सिंपल, पहली बार लग रहा है। अब आपको ये लगता है कि भैया सिर्फ मैं कुछ करूंगा ही नहीं और मेरा पैसा बढ़ता रहे, तो म्यूचुअल फंड में पैसिव फंड होते हैं। और आजकल तो बैंक में भी म्यूचुअल फंड होते हैं। That's true, yes. वहां पे कॉर्नर में बैठे होते हैं, तो म्यूचुअल फंड की टेबल उनकी भी होती है। आप थोड़ा सा हटके सोचेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कि भाई एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है या कोई टाटा ग्रुप है या बिरला ग्रुप है, कोई भी XYZ कंपनी है, इतना अच्छा कर रही है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, वो पैसे बनाते बनाते जा रहे हैं, यार मेरे को भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए। अब आप हिस्सा अगर डेट फंड में लेते हैं, मतलब आप एफडी में लेते हैं जी, तो आप बिल्कुल पैसिव हैं। और इतना ही कंपेयर कर लें कि ठीक है भैया, आज आपने एक छोटा सा प्लॉट खरीदना था, उसके पैसे नहीं थे, आपने एफडी कर दी, और आप सोच रहे हैं कि 8 साल बाद ये पैसे दुगने होंगे और मैं प्लॉट खरीद लूंगा। प्लॉट तो उससे दुगना हो चुका होगा। आप ये सोचते हैं कि आपने जो बोझ पहनी है कि आप आज मैं पैसे डाल देता हूं और 2 साल बाद मैं खरीदूंगा, तो 2 साल बाद तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। वेरी ट्रू, यस। यानी आपकी जो एफडी है वो उसको बीट नहीं कर रही, महंगाई को। अब आपने थोड़ा सा जागरूक हुए, हल्का सा, ठीक है, कि जैसे ही आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर देखेंगे, ऑनलाइन भी देखेंगे, किसी कंपनी की वेबसाइट पर भी डायरेक्ट भी जाएंगे, तो वहां भी कॉन्टैक्ट के लिए कॉर्नर है, और आपके नजदीक भी आपको म्यूचुअल फंड एडवाइजर मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपको ये एडवाइज कर देगा कि आपने कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये कि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं कि खाली मार्केट है। म्यूचुअल फंड, अगर हम 2 किस्म से इसका वर्गीकरण होता है कि एसेट बेस कितने प्रकार का होता है या स्ट्रक्चर बेस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आप बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एसेट बेस करेंगे तो इक्विटी मार्केट है, डेट फंड है, हाइब्रिड है। ठीक है, उसके अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसमें इक्विटी में फिर सेक्टर हो जाते हैं, और डेट फंड में भी फिर मनी मार्केट हो जाती है, हाइब्रिड में अलग आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली 3 होते हैं। ठीक है, अगर आप यंग एज है आपकी तरह है और लंबी सोच रखता है तो आप इक्विटी में जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरे को तो 6 महीने बाद पैसे की जरूरत है, फिक्स है आप करते हैं, शॉर्ट मनी, यस, आपको देखने की जरूरत नहीं, आप डेट फंड में जाएंगे, वहां रिस्क है ही नहीं, वही वो दे रहे बैंक, वही वहां मिल रहा है।
6 महीने के टाइम पीरियड पे बैंक से अच्छा मिलेगा, 1 महीने के टाइम पीरियड पे भी अच्छा मिल जाता है कई बार। अब आपको लगता है कि दोनों चीजें हैं, आप हाइब्रिड में जाएं। कुछ डेट फंड में, इसको बैलेंस भी बोलते हैं, हाइब्रिड भी बोलते हैं, कुछ आपका डेट में चला गया, कुछ इक्विटी में चला गया। ठीक है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने मार्केट में इन्वेस्ट करना, आपको ये समझने की जरूरत है। अगर आपको 1 महीने के लिए आपके पास पैसा, आप 1 महीने के लिए पार्क कर सकते हैं लिक्विड फंड में। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप 5 साल की सोच रखते हैं। वो है कि आपको पैसा अगर बनाना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना है। तो मेरे एक मित्र हैं उदयपुर से, जी बताइए। अनिल अग्रवाल जी। उनका एक फेमस कोट है, वो कहते हैं पैसा ज्यादा फंड मैनेजर नहीं बढ़ाता, ओके, पैसा कंपाउंडिंग बढ़ाती है। ऐसा नहीं कि पैसा फंड मैनेजर ने उसको वो कर दिया। आप जैसे एक विद्वान ने कही है ये बात, कई बार एक प्रश्न आता है कि सर मार्केट में सही समय कौन सा इन्वेस्ट करने का। मार्केट में सही समय मायने नहीं रखता, मार्केट में आप कितना समय देते हो मायने रखता है। सही समय कोई नहीं है। आप आज जागे हैं, आज शुरुआत करें, थोड़े से करें। वो एक सवाल आएगा कहां से करें, है ना। आपने की, अब आप कितने समय तक टिकते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आएगी। यानी पैसा टाइमिंग से नहीं बन रहा, पैसा आपका कितने समय तक टिकने से बन रहा है। तो आप जो भी ये सोचते हैं कि भाई मैं कहां से शुरू करूंगा, आप कहीं से भी शुरू करो। एग्जैक्टली। बट जितेंद्र सर, होता क्या है ना कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो वो यही कहते हैं कि बहुत लेट हो गया है ना। जब कोविड से पहले था तो तब की कंडीशन अलग थी, तब इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज बहुत अलग कंडीशन हो जाती। तो ये बहुत बहुत लेट जो हम बार बार कह रहे हैं, ये तो शायद 5 साल बाद फिर लोगों को लगेगा कि आज सही टाइम था इन्वेस्ट करने के लिए। ये जैसे टाइटन के शेयर्स खरीद रहे थे राकेश झुंझुनवाला जी, और जो उन्होंने पहले शेयर खरीदे थे, और सबको पता है जो इस इंडस्ट्री में है कि टाइटन ने बना दिया उनको। That's very true. जो पहले शेयर खरीदे थे और जो आखिरी खरीदे थे, वो 30 गुना हो चुके थे जब खरीदे थे। 30 गुना, 3000%। सबसे पहले तो इस मिथ से बाहर निकलना चाहिए कि इतना बढ़ चुका है। ठीक है। भारत में कंपनियों ने ग्रो करना है, ग्रोइंग मार्केट है, डेवलपिंग कंट्री है, हमें डेवलप्ड होना ही है। हमारी आज हम 5वीं 6ठी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, हमें 3 में जाना ही है। आज 4 ट्रिलियन के हैं, हमने 12, 15, 20 पर जाना ही है आराम से। जी, आपके लिए ग्रोथ की पूरी संभावना है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम करेंगे ना, वो ये सोचने की ये है कि जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसके माइंड में कुछ चीजें क्लियर नहीं होती। मैंने यहाँ से कितने पैसे चाहिए, मैं कितने समय के लिए आया हूँ। और सही मायनों में तो आयुष जी, जो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, उसकी वजह से ना एक इंसान अपने फाइनेंशियल गोल बना ही नहीं पाता। ये हम इसको 3 तरीके से डिफाइन करेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। अभी आप ये समझो कि किस एज का बंदा इन्वेस्ट करता है, तो मैं उसी हिसाब से बताऊं इसको ये सही है, इसको ये सही है। अब कोई आपकी जरे यंग टेक्नोक्रेट कोई है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जी, तो उसके एक ऐसा भी होगा कि भैया उसको 1 साल बाद कहीं घूम के आना है। वो कोई फॉरेन ट्रिप या अपने कोई हिल एरियाज में या जहां भी घूमना चाहता है उसको घूमना भी है। ठीक है। उसको कुछ अपने लग्जरी आइटम्स भी खरीदने। फिर उसको एक ऐसा भी है कि भाई उसके बच्चे जब पढ़ना शुरू होंगे तो वो उसको एक कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी। और एक ऐसा भी होगा कि वो रिटायरमेंट की प्लानिंग करेगा जी, कि मैं अर्ली रिटायर होऊंगा, भैया मैं 60 साल तक करोड़पति नहीं बनना, मेरे को पहले ही बनना है। तो वो अपनी इन चीजों को लेके चलेगा तो उसको कोई जोर नहीं आएगा। अब होता क्या है, कई बार आप देखोगे पोर्टफोलियो आपने इन्वेस्ट कर दिया और 1 साल बाद आपने सोचा था कि मैं तो सारा इक्विटी फंड में किया, 1 साल बाद मेरे को घूमना जाना है, अब मेरे को यहाँ से 50,000 रुपए निकालने हैं और उस समय पोर्टफोलियो डाउन है। ओके, रेड, ठीक है, उसमें रेड में है। अब आप देखेंगे यार ये तो अच्छा इन्वेस्ट किया भाई मैंने, तो ये तो जितना किया था उतना भी नहीं है।
अब वो मार्केट को समझा ही नहीं, तो उसको ये करना था कि भैया 1 साल के पैसे अलग जगह डालने थे। एग्जैक्टली 4-5 साल वाले अलग फंड में थे, डालने। और जो आपके 15-20 साल की प्लानिंग है वो अलग थी। गॉट इट, ठीक है। तो ये प्लानिंग का अभाव इसलिए है क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। अब प्लानिंग नहीं है तो आप, अरे म्यूचुअल फंड मार्केट में तो रिस्क है भाई, 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी वहां भी नहीं है। जबकि मार्केट जब तक अप एंड डाउन नहीं होगी, आपको अलग अलग भाव पे यूनिट्स नहीं मिलेंगी, तब तक ग्रोथ कहां से आएगी। अगर आप 4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप इस चीज को पाओगे कि हाँ सही रिटर्न। मैंने एक मेरा पुराना क्लाइंट था, मैं आपको बताऊं, यंग लड़का था, और उसने मेरे से 2 टूल लिए। एक इंश्योरेंस में यूलिप ली और एक HDFC की टैक्स सेविंग ली। ठीक है। और उसके 4.5 लाख रुपए के लगभग पीछे उसको 32 लाख रुपए SIP में जो धीरे धीरे उसका डिडक्शन हुआ था। ये उसको कहीं नहीं मिलने थे। अभी उसने रियल एस्टेट में एक प्लॉट लिया, तो मेरी कुछ दिन पहले बातचीत हुई ऐसे कि भाई अरविंद नाम है उनका, कि क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा सर आपने जो टूल दिलाए, मैं तो EPF ही कटवा रहा था और ऐसे ही रहता जी। दोनों जगह पे। एक जगह पे 28.5 लाख के आसपास मिले, एक जगह 32 लाख के आसपास मिले। ठीक है। और दोनों जगह पे उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब 10 लाख से नीचे रहा। उसने उस समय कुछ नहीं पता था, उसको सिर्फ ट्रस्ट किया और लंबी अवधि तक चला। एक के साथ वो 20 साल चला, एक के साथ वो तकरीबन 17 साल चला। वेरी गुड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, किस टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये मायने नहीं रखता, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये मायने रखता। तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन के अभाव से मार्केट को दोष देना बंद कर दो, और थोड़ा सा, जैसे आपने कहा ना, कॉम्प्लेक्स लगता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए लगता है, सीखना नहीं चाहते हम, पैसिव रहना चाहते हैं, एक्टिव नहीं रहना चाहते हम। थोड़ा सा 5 मिनट सीखना चाहें, अगर 10 मिनट सीखना चाहें, तो चीज समझ में आ जाएगी कि ये क्यों बेटर है बाकी इन्वेस्टमेंट टूल से। क्या जितेंद्र सर, आपने इसमें कोई जेंडर डिवीजन भी देखा है जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं? अक्सर हम देखते हैं कि लेडीज इन्वेस्टमेंट से बहुत दूर होती है ना, बैंक वैंक का काम बहुत कम करती है। क्या आप ये मानते हैं कि 90% ऑफ द पीपल जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये शायद ज्यादा भी हो सकता है, वो मेन है? देखो इसका रीजन क्या है। भारत में ना पुरुष प्रधान समाज आयो से, अगर हमारे से कोई डिसीजन गलत लिया जाए तो हम उसको ब्लेम करते हैं, वो कर लेते हैं, भाई ठीक है हमें से लिया गया, हमें भी डिसीजन लेने। ठीक है। अगर आजकल तो वर्किंग लेडी बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन एक दिन में सोल्व होने वाली समस्या नहीं है ये। अब क्या रहता है, जैसे आप कॉलेज में गए, आप कॉलेज के बाद 2-4 घंटे बाद तक अपने दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हैं, लेकिन यही कंडीशन अगर लड़की हो तो उसको कॉलेज से सीधा घर आना जी। अब जो आपका नॉलेज, जो थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस से, दूसरों की बातचीत से, उनके तजुर्बों से जो आपका दिमाग विकसित होना था, आपका तो हुआ। उन्होंने बाहरी एक ही चीज देखी, जो पढ़ाया, जो पढ़ा और घर, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अगर वो दोस्त अपनी सहेलियों के साथ बैठ ले तो कहीं क्यों। तो यानी कि जो आप जेंडर डिवीजन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, में भी शायद हमें समझ में आ जाएगा और तब इन्वेस्टमेंट की भी बात होगी। आपने एक चीज बताई थी कि आजकल की जो जनरेशन है उसका अलग तरीका है सोचने का। लास्ट वाले पॉडकास्ट में भी हमारा इस बारे में डिस्कशन हुआ। जेनजी जिसे कहते हैं, आजकल की जनरेशन को जेनजी कहते हैं। इन्हें सब कुछ ना बहुत शॉर्टकट में चाहिए, है ना। जिंदगी में एक बार ट्राई करेंगे, मिला तो ठीक, नहीं मिलेगा तो दूसरी चीज में चले जाएंगे। इन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट मार्केट भी ऐसी है, जितना जल्दी चाहिए उतना जल्दी इन्हें एग्जिट भी करना है। इन लोगों के लिए क्या म्यूचुअल फंड बने हैं, या इन लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी? देखिए म्यूचुअल फंड तो सभी के लिए बने आयुष जी। पहली बात तो ये है, अब इनका भी दोष नहीं है। अब अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे जी, तो वहां पर भी ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस की एडवर्टीजमेंट आई है कि नुकसान होता ही नहीं है। आप चार्ट देखो, पैसे बनाओ जी।
पैसिव इनकम की ज्यादा उस तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और पेशेंस कम रहता है। ठीक है। जैसे सबसे बड़े इन्वेस्टर माने गए हैं वॉरेन बफेट साहब, वो अपनी सारी चीजें जो उन्होंने की सबको बता देते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट जितना पेशेंस कौन लेके आए? तो जो ये युवा पीढ़ी है, जब फाइनेंशियल एजुकेशन की लैकिंग होती है जी, तो कोई ये नहीं बताता कि ये टाइम मल्टीप्लाई करता है इन चीजों को, कंपाउंडिंग जो होती है वो टाइम करता है। ठीक है। अब उन्होंने बेचारों ने एडवर्टाइजमेंट भी वही देखी है, मूवी में वही देखा है, ये शेयर में वो ट्रेड कर रहा था, उसने पैसे बना लिए, ऐप में भी वही देख लिया। और आजकल जो गूगल पर गुरु आ रहे हैं ये भी जल्दी जल्दी पैसा बढ़ाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स। यस। तो उनको एक थोड़ा सा, जैसे हम अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ी सी हैबिट कम है काम करने की युवाओं की। ठीक है, ठीक है। और ये इस हैबिट की वजह से आपको, जैसे कह रहे थे ना, कॉम्प्लेक्स सा लगता है, इस हैबिट की वजह से लगता है। सीखना नहीं चाहते। कई बार बड़े आश्चर्यचकित होते हैं हम जी। एक लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है और उसको अगर आरटीजीएस का फॉर्म दे दे, बैंक का भरना नहीं आता, उसको चेक लगाना नहीं आता, उसको एक एप्लीकेशन दे दे लिखनी नहीं आती, और कहेगा मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं। और ये वो हैं जो बीकॉम में करी होगी, जिन्होंने सारी ग्रेजुएशन जो भी कर रहे अब जो एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जी, प्लीज बताएं। एक पीजीटी की ज्वाइनिंग थी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। और उसको ज्वाइन होने के लिए एप्लीकेशन लिखनी थी, और मैं एक दोस्त के साथ वहां खड़ा था, ठीक है। और उस कैंडिडेट को जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी की ज्वाइनिंग लेनी थी, और उस एप्लीकेशन में लिखी गई। और ये 90% जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं जी, ये बैंक के वो 3 सिंपल प्रोसेस, चेक लगाना, आरटीजीएस एनएफटी करना, उसका फॉर्म भरना, ये नहीं आते 90% यूथ को, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कोई भी चीज सीखना नहीं चाहते। और आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल क्या है कि 3 स्ट्रीम है, वो साइंस की तरफ जा रहे हैं, कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, आर्ट की तरफ जा रहे हैं जी। आर्ट वाले 80% बच्चे कॉलेज अटेंड नहीं करते। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी फेल्योर है। तो अब उनको ये चीजें जब सामने आती हैं और पेशेंस की बारी आती है, तो यहां पैसा कंपाउंड होता है, यहां स्पीड मायने नहीं रखती, कंसिस्टेंसी मायने रखती है। लेकिन इन चीजों को समझाने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। और यही, और समझेंगे भी इन्हीं में से, समझने भी इन्हीं में से है, धीरे धीरे समझेंगे। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, अब पहले से स्थिति बेहतर है। ठीक है जितेंद्र सर, जब मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ रहा था तो कुछ एक्टिव फंड्स के बारे में बात हुई, कुछ अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स फंड्स के बारे में बात हुई। आप बहुत शॉर्ट में बता सकते हैं इन दोनों फंड्स के बारे में? देखो, आप एक पैसिव, एक एक्टिव, एक फंड मैनेजर है जिसका रोल है जो ये देखता है, मैंने आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने एक एक्टिव फंड में डाले, एक इंडेक्स फंड में डाले। अब इंडेक्स फंड में तो क्या है, बैंक निफ्टी में डाल दिए, कोई सोचने की जरूरत नहीं। अब बैंक निफ्टी जैसे परफॉर्म करेगा आपका फंड परफॉर्म करेगा। ये इंडेक्स फंड है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया। और जब आप उसको इक्विटी में डालते हैं तो वहां सारे सेक्टर खुले रहते हैं। अब आपने ये सोच लिया कि ये सेक्टर, अपनी धारणा बना ली, या आपने सोचा कि कोई ठीक है भाई, एलोकेशन चार्ज कम है, मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मेरे को तो पता लग गया ये पीएसयू जो है अच्छा करेंगे ही करेंगे, ठीक है, आपने इंडेक्स फंड ले लिया। अब कितने दिन के लिए था, अब वहां पे रिस्क भी कम था, अगर रिवार्ड कम था तो रिस्क कम था। अब पता है भाई, चलो ठीक है, ज्यादा ना बढ़ेगा ना ज्यादा घटेगा। अगर ये इंडेक्स ठीक है, पिछले 4 साल का रिटर्न देखा, ठीक है, हर साल 10% तो दे रहा है, तो भाई मेरे को 10 तो मिलेंगे, या 8 दे रहा है, मेरे को 8 तो मिलेंगे, हो सकता है 15 तक दिया, 15 मिल जाएंगे। तो आपने अपने रिस्क को ये सोच के कम कर लिया, ठीक है, ज्यादा, वो पहले वाली बात, ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और ठीक है मैं पैसिव, ठीक है यार, मेरे को इतने से काम चल जाएगा।
आपको अपनी जरूरतें भी देखनी है। या आप देखते ठीक है मेरे पास समय बहुत है और मैं इक्विटी में अच्छी अच्छी कंपनीज है और डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। म्यूचुअल फंड नाम ही डाइवर्सिफिकेशन का है। और एक फेमस कोट है जी, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, है ना। तो म्यूचुअल फंड में वो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, एक जगह रखे ही नहीं गए, 40 कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो गई, तो टोकरी हिले नहीं, अंडे सारे फूटे नहीं। बिल्कुल, आपने सेफ प्ले भी कर लिया। लोग ये कहते हैं कि जो इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर हैं एज कम्पेयर टू द म्यूचुअल फंड्स। वो कहते हैं ग्रोथ भी देते हैं, सिक्योरिटी भी देते हैं, बढ़िया फायदा भी हो रहा है, तो क्यों करें हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट? एक ना अमेरिका के एक फेमस राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, आज भी एक्टिव रहते हैं जी, और वो एक बात बोलते हैं कि आप जो भी चीज खरीदे वो वही काम करती हो। अच्छा, अगर आपने अभी अच्छे अच्छे आपने फोन देखे होंगे जो कैमरे के ऊपर कई एडवर्टीज बनाएंगे, तो आपने यहाँ पे कैमरे लगाए, फोन तो नहीं लगाए। बिल्कुल, क्योंकि फोन तो सुनने का काम। इंश्योरेंस बना किसके लिए था? इंश्योरेंस मैरिन इंडस्ट्री से वहां से शुरू होकर इंश्योरेंस आपको सिक्योरिटी देता है, पैसा बढ़ाने के लिए नहीं है, सिक्योरिटी देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए जो जरूरी है। ठीक है, जैसे एफडी में मैंने कहा था पैसा बचाते हो, बढ़ाते नहीं हो। अब अगर आपको अपने लाइफ की, जैसे एक बंदा घर से जाता है, अगर वो 7 दिन के लिए घर से जाए तो 7 दिन अपने घर का राशन पानी का बंदोबस्त करके जाता है या बता के जाता है मैं 7 दिन में आऊंगा। ठीक है, 1 साल के लिए जाए तो 1 साल का बंदोबस्त करके जाता है। परमात्मा ना करे वो जाए और उल्टा ना आए, तो इंश्योरेंस है उसकी सिक्योरिटी कि भाई ये नहीं है चलो अगले 10 साल तक इसने कुछ पे किया था और ये दे दिया। ठीक है, इंश्योरेंस सिक्योरिटी के लिए है, पैसा बनाने के लिए नहीं। पैसा बनाने के लिए तो आपको या तो आप अगर काबिल हैं, आपके पास वक्त है, आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो। आपके पास समय कम है, आप सीखने में इतना ध्यान नहीं लगा सकते और आप इतनी रुचि नहीं लेते, तो म्यूचुअल फंड में आओ। पैसा बनाने के लिए ये 2 जगह है। ठीक है जितेंद्र सर, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी में। कभी कभी लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड्स ही एसआईपी है और कभी कभी लोगों को बहुत कंट्रास्टिंग ओपिनियन लगता है। आपसे मैं जानना चाहूंगा एसआईपी बहुत लेमन लैंग्वेज में कि एसआईपी होता क्या है और ये म्यूचुअल फंड से क्या अलग है? एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आपके पास 1 लाख रुपए, तो आज आपने इकट्ठे सभी कंपनियों में पैसा डाला, 1 लाख की यूनिट्स मिल गई। अब एसआईपी क्या था? आप सैलरीड पर्सन हो, ठीक है, ये आप यूं सोचते हो कि कई बार क्या होता है, कई बार कोई कह देता है कि मार्केट बहुत ऊपर है, सारा पैसा भी मत डालो। तो एसआईपी क्या करेगी? आपने हर महीना यूनिट परचेज की, तो कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे, यानी अपने पैसे को सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर दिया। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है एसआईपी है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। दैट्स ट्रू, यस। कोई कहेगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट अच्छा है कि एसआईपी अच्छी? मैं आता उस सवाल पर भी। आप समय कितना देते हैं? और आप आज आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको लगता है, मन में एक धारणा सी बन गई कि भाई मार्केट ऊपर है। अब 2 बातें आती है यहाँ पे। आप ये सोचो कि मैं अभी 25,000 करता हूं और 75,000 रुपए को बाद में करूंगा, तो 75,000 रुपए आप खर्च कर दोगे, कभी मोबाइल अपग्रेड करने में, सही बात है, कभी किसी और चीज में। कोई इसका भी बेस्ट तरीका है जी, आप 1 लाख रुपए को पार्क कर दो लिक्विड फंड में और वहां से एसआईपी कर दो। ठीक है, हर महीना। अब आपको ये नहीं लगा मार्केट ऊपर है, कभी नीचे आ जाएगी, कभी ऊपर चल जाएगी। अब जितने दिन रहेगा उतने दिन का इंटरेस्ट भी जुड़ता रहेगा। अब आपकी एसआईपी भी हो गई, आपकी जो धारणा बनी थी इस समय इन्वेस्टमेंट करूंगा तो हो सकता है मार्केट ऊपर हो, वो भी हट गई। ठीक है, और आपको पैसा भी मिल गया कुछ बढ़ के और इन्वेस्टमेंट भी हो गया। आपको लगता है ठीक है मैं 1 लाख तो मेरे पास फिर भी आएंगे, फिर भी आएंगे, फिर भी आएंगे, आप लमसम कर दो।
जब आप इन्वेस्टमेंट कर लो तो आपके मन को ये तसल्ली होनी चाहिए सही जगह किया है। और वो कब होगी? जब आपके गोल बिल्कुल क्लियर होंगे कि मेरे को तो ये 10 साल तक के लिए किया मैंने, तो कहीं वो मार्केट आज आपको रिटर्न ही मिलेगा। ठीक है ना। अगर फंड मैनेजर ने, आपने लार्ज कैप लिया कि इक्विटी मिड कैप में गए, आप स्मॉल कैप में गए, वो आपके टेन्योर के हिसाब से और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो एसआईपी और लमसम में कोई ऐसा फर्क नहीं है, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि एसआईपी में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो बेयर मिनिमम कितने से इन्वेस्ट करें? किसी के पास 50-100 रुपए हैं तो क्या वो भी इन्वेस्ट हो जाते हैं या फिर हजारों में ही बात करें? देखो 100 रुपए से भी एसआईपी हो जाती है। ठीक है। और कितना करें ये तो डिपेंड करता है कि उसने फाइनेंशियल गोल क्या बनाए। ठीक है। अब आप सोचते हो कि आपने 5 साल बाद आपकी रिक्वायरमेंट ये है, 20 साल बाद ये है। आप सोचते हो 20 साल बाद मेरे को कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो 100 रुपए से तो नहीं बनेंगे। 100 रुपए से तो नहीं बनेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको कम से कम 10,000 की एसआईपी तो करनी पड़ेगी। है ना। अब आपका गोल 5 करोड़ का है तो आपको 50,000 से करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये आपका गोल क्या है? जैसे जब मार्केट में ये ट्रेडरों के साथ बहुत एक समस्या आती है, कितना रिटर्न सही रहता है। मार्केट तो बहुत देती है और मार्केट तो लेती भी बहुत है। आपके गोल क्या है? ठीक है। आपकी सैलरी कितनी है? देखो उसको 4 पार्ट में, 5 पार्ट में आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। यहीं पे चूक होती है कि आपने जो अगले 3 महीने 6 महीने के जो आपके खर्चे हैं वो आपने इन्वेस्ट तो नहीं कर दिए। ठीक है। अब 3-6 महीने खर्चे अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए तो लिक्विड फंड में करने हैं। आप 1 साल बाद घूमना चाहते हैं, वो इक्विटी में तो नहीं डाल दिया। अब आप प्लानिंग कर रहे थे, आपकी 2 साल बाद कोई ऐसा है, अभी उसने अर्न करना शुरू किया है, जॉब की ज्वाइनिंग की है, उसको पता 2 साल बाद शादी होनी, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना है, और पता चला पोर्टफोलियो नीचे है, तो उसका जो है वो सारा मूड ऑफ हो जाएगा। सही बात है। उसने प्लानिंग करके रखा था कि मेरे को तो 2 साल बाद हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना है। उन्होंने कहा था 2 साल में बहुत पैसे बनेंगे, और एक गूगल पे गुरु ने ज्ञान दे दिया कि 2 साल के लिए डाल दो, 2 साल में बहुत पैसे बनेंगे। तो अगर 2 साल का पॉइंट ऑफ व्यू था तो आप बैलेंस फंड में जाएं, ज्यादा हिस्सा डेट की तरफ रखें, कम हिस्सा इक्विटी का रखें। अगर थोड़ा बहुत इफेक्ट आया होगा तो कम आएगा। ये जब तक आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर नहीं होगी कि मेरे को ये पैसा कितने दिन के लिए पार करना, तब तक ये ऐसा लगेगा जैसे रिस्क है। और जब आपका दिमाग क्लियर होगा, देखो 20 साल में अगर आप इंश्योरेंस में जाएंगे ना, इंश्योरेंस में जाएंगे तो हार्डली क्या होगा, उस पैसे को 3 गुना कर देगा हार्डली। लेकिन यहां उस पैसे का 10 गुना होने की पॉसिबिलिटीज है। मेरे क्लाइंट के हुए, काफी हजारों क्लाइंट के हुए लोगों के, तो वहां उससे ज्यादा हुए ही नहीं है। वो मैक्सिमम हम बता रहे हैं, तो मैक्सिमम बता रहे हैं। तो आपको आपके दिमाग में तस्वीर क्लियर होनी चाहिए, मुझे चाहिए क्या। तो यानी कि जितेंद्र जी, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो रिवार्ड है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है। एग्जैक्टली। ठीक है, आपने गोल की बात करी कि आपका गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑडियंस में से, या मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में मुझे 1 लाख रुपए बेयर मिनिमम फिक्स आता रहे। क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से काम करना होगा, और ये कब से मिलना शुरू हो सकता है? देखो आपने सबसे पहले तो ये देखना कि भैया यहाँ पे अगर हम MIP के तहत रिटर्न लेते हैं तो 9-10% सालाना मिल जाता है। ठीक है। अब 9-10% सालाना मिलेगा तो आपको ये मान के चलो कि कम से कम आपके 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख तो होने चाहिए। अब अगर यही पैसे आप ये सोचते हो कि मेरे को 20 साल बाद मिले, तो अब 10,000 से SIP कर लो, 1-1.25 करोड़ इकट्ठे होंगे, और फिर MIP में तब्दील कर लो, 1 लाख रुपए आने लगे। ठीक है। अब आपको लगता है मेरे को फास्ट चाहिए, तो फंड बड़ा चाहिए। ठीक है। अब मैंने एक बात बार बार कही है, यहां पर आप कितना समय देते, ये इंपॉर्टेंट है। कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल देंगे तो 20,000 रुपए के SIP से 10 साल में हो जाएंगे, नहीं, फिर आपको 25,000 इन्वेस्ट होंगे, या 27,000 इन्वेस्ट होंगे, या 30,000 इन्वेस्ट होंगे,
क्योंकि अब आपने समय कम दिया, पैसे को कंपाउंड नहीं होने दिया। तो सबसे पहले आपने देखना कि मेरे को, चलो मैं रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 25 साल, ठीक है, और मेरे को 2 लाख रुपए महीना चाहिए। तो ठीक है, आप आज 15,000 रुपए की SIP कर दो, 25 साल बाद एक कॉर्पस इकट्ठा होगा, उसको आप MIP या SWP के तहत ले लो और आपको आएंगे पैसे। लेकिन इतना पेशेंस आपको होना चाहिए और रखना पड़ेगा, और इससे बेटर ऑप्शन है भी नहीं। आप जब उस पैसे को बाकी जगह से उसका रिटर्न देखोगे तो ये सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली सबसे बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, मेरी अभी शादी हुई है, मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में मेरे बच्चे जब हों तो मेरे म्यूचुअल फंड से ही मैं उनका गुजारा निकाल पाऊं। तो आने वाले 10-15 साल के लिए मेरी कितनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट बेयर मिनिमम करना चाहिए? देखो, अभी ये पर्सन टू पर्सन डिफर है, ठीक है ना। अब आपके पास ना 3 गोल हो जाएंगे। सबसे पहले तो वो, जब हम एक किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, एक से आपका घर अपना है, आपको नियर फ्यूचर में घर तो परचेज नहीं करना है, ठीक है। अगर घर अपना है तो आपके पास 3 चीजें हैं जो प्लानिंग करेंगे। एक समय आपको जब पैसा चाहिएगा जब वो बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट होंगे। एक जब चाहिएगा जब वो +2 कर लेंगे, मतलब भारत में आमतौर पर नीट, जेईई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भाई वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, ठीक है, या UPSC की तरफ जाएगा, तो उस समय एक खर्च की जरूरत होती है। और एक पैसा उस समय जब आपको उसकी शादी करनी होती है, सोचते हैं, भाई सब सोचते हैं कि बच्चे की शादी करें तो अच्छा खर्च करेंगे। एग्जैक्टली, यस। और उसके बाद आपको रिटायर भी होना है, क्योंकि आपने इनका तो आपने उसको एजुकेशन स्टार्ट करवा दी, फिर आप उनको नीट, जेईई जिस तरफ गए उस तरफ गए, फिर उनकी शादी कर दी। अब आपको भी तो पोस्ट रिटायरमेंट एंजॉय करना है कुछ। वेरी ट्रू, यस। तो आपकी ये 4 प्लानिंग हो गई। अब आपने देखना कि आपकी सैलरी क्या है, बजट क्या है। इस दौरान अभी ऐसा तो नहीं आप सिर्फ यही काम करोगे। इस दौरान 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, कभी तो आप अच्छी जगह पे घूमने, टूर, कोई गाड़ी आपको रखोगे। अब ये सारी चीजों को कैलकुलेट करके अब आपकी सैलरी कितनी है, क्योंकि ऐसा ना हो आपको 1 साल के खर्चे वालों में से इन्वेस्ट करवा दो और फिर वो पोर्टफोलियो नीचे मिले। तो आपका उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनेगा। अब अगर आपके पास ये है कि ठीक है भाई, मेरे पास तो मैं हर महीना 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, तो 4 हिस्से हो गए। अगर आप 20,000 रुपए कर सकते हो और आपकी 20 से 25 साल की सोच है रिटायरमेंट की, तो ठीक है 25 साल तक करेंगे तो आप बहुत गजब के रिटायर होंगे, बहुत अच्छे से शादी होगी इसी पैसे से, बहुत अच्छे से उनकी एजुकेशन होगी, और हर बार आप फॉरेन ट्रिप करके आएंगे 2 साल में। ठीक है, यानी 20 से 25 साल की स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी और 20 से 25,000 रुपए से एटलीस्ट पर्टिकुलर इतना अमाउंट भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान सैलरीड एम्प्लॉय है, ठीक ठाक कमा लेता है, उसका क्या स्टेप बाय स्टेप होगा ताकि वो इन फ्यूचर जल्दी रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि प्रेशर बहुत आ जाता है कॉर्पोरेट का, और अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी जिए? यही आयुष वही बातें हैं, आप कितना बचा पाते हैं। देखो, एक परसेंटेज आप बता सकते हैं सैलरी में से कितना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर कोई साथी आज 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसको 40% सेविंग करनी चाहिए। 40% इज अ बिग नंबर। 40% सेविंग करनी चाहिए। 40% में से 20% वो लॉन्ग टर्म के लिए कर ले, और 20% वो अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनके लिए कर ले। देखो, हम कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, हम कितना बचा के सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और उसको कितना वक्त देते हैं ये मायने रखता है। ये मायने रखता है। आप 2 लाख रुपए कमाएं, ठीक है, और हर महीना 20,000 रुपए बचाएं, और आप 1 लाख रुपए कमाएं और हर महीना 30,000 रुपए बचाएं, रिटायरमेंट पे 30,000 वाला पैसे वाला होगा। वेरी ट्रू, यस। अब आपने 2 लाख कमाए और 50,000 रुपए बचाए, एक साथी ने 1 लाख रुपए कमाए और 30,000 रुपए बचाए। अब वो 30,000 रुपए वाला अगर इक्विटी में SIP में जाता है और वो 40-50 हजार वाला FD की तरफ जाता है, तो आप उससे ज्यादा कमाएंगे, 30,000 वाला ज्यादा कमाएगा। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट ये है कि आप बचाएं, और दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि उसको सही जगह लगाएं। आपका पैसा जब तक पैसे नहीं बनाएगा, आप पैसे वाले नहीं बनेंगे, ठीक है, तो रिटायरमेंट सही नहीं होगी जो आप सोच रहे हैं। जैसे SIP की जो बात थी ना, SIP आपको कितना पैसे वाला बनाती है
उससे बड़ी बात एसआईपी आपको पैसा बचाने की आदत डालती है। जैसे एक विद्वान ने कहा है, पहले हम आदत बनाते हैं, बिल्कुल, फिर आदत हमें चलाती है। तो सेविंग भी एक हैबिट है, और ये आदत जब डल जाती है और आप सही जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं तो ये बहुत पैसा बनाती है। सैलरीड एम्प्लॉयज का फिर भी एक टाइम पे हम फिक्स कर सकते हैं कि पर्टिकुलर अमाउंट आपको निकालना है, बट जब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, जब हम बात करते हैं बिजनेस की, जब हम बात करते हैं सेल्फ बिजनेस की, तो फिर स्ट्रैटेजी कुछ अलग हो जाती है। अलग हो जाती है, क्योंकि उसकी इनकम सर्टेन नहीं है। तो उसको अपना फंड जब भी कभी आए उसको एक अकाउंट में डाल के वहां से एसआईपी करनी चाहिए। ठीक है। जैसे मान के चलो, फ्रीलांसर क्या होता है, किसी महीने तो हो सकता है 2 लाख बनाए, किसी महीने 10 लाख बनाए, किसी महीने नहीं बनाए। तो वहां पे हैबिट सबसे ज्यादा काम करती है। अब पैसा क्या होता है, पैसा जितना घर में जाएगा तो उसी हिसाब से खर्च हो जाता है। पैसा अपने आप नहीं बचता, बचाना पड़ता है। तो उसको ये पता है कि मैंने इस अकाउंट में डाले हैं और 1 साल की एसआईपी के पैसे तो रहने चाहिए। तो जब भी कहीं से आएगा तो पैसा वहां डाल देगा। उसके पास एक्स्ट्रा होंगे तो वो देखेगा। अब अगर उसको ये होगा ही नहीं मेरे एसआईपी से पैसे जाने हैं, तो दिमाग में क्या रहेगा, फ्री रहेगा। अब उसको लगता है कि मेरा, अब देखो गजब की बात क्या है, इसको चाहे तो आप यूं कहें कि पीढ़ियों का चेंज है, चाहे आप इसको कुछ कहें। आज वॉरेन बफे साहब आईफोन 11 यूज करते हैं, और अभी आप जैसा एक युवा लड़का होगा वो सोचेगा कि आईफोन 18 कब आए। दैट्स वेरी ट्रू, यस, है ना। अब इसको रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने गजब का डिजाइन बोला है। एक कहावत आपने सुनी होगी बहुत, कि गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है जी। तो दोनों की सोच में बेसिक डिफरेंस क्या है जी। गरीब हमेशा डू डेट्स पर खर्च करता है, और अमीर रियल थिंग्स पे खर्च करता है। अब डू डेट क्या है, जो चीज आपने परचेज की और परचेज करते ही जिसकी वैल्यू कम होने लग गई। अगर आप स्टोर से आज आईफोन 18 ले आए, 1 घंटे बाद बेचेंगे तो उस कीमत पर बिकेगा क्या? नहीं, कम हो जाएगी। कम हो जाएगा। तो जो बेचारा मध्यम वर्ग परिवार से, वो क्या करता है, जैसे ही वो फ्रीलांसर था या कहीं से था, उसके पास पैसे आएंगे, अब वो देखेगा मैं लैपटॉप अपग्रेड करूं, या मोबाइल अपग्रेड करूं, या बाइक अपग्रेड करूं, या मैं क्या करूं इनमें से, या मैं अपना नया मैकबुक आई है उसको अपग्रेड करूं, या मैं अपनी नई वॉच लूं, वो, या कहीं घूमने जाऊं। वो प्लानिंग करेगा इन डू डेट्स को अपग्रेड करने की। और जिसको अमीर बनना है वो क्या सोचेगा, यार इस पैसे को कहां पार्क करूं कि ये पैसा कुछ पैसा देने लग जाए। वो हो सकता है एक कमरा मकान में ऐसा बनता हो कि उसको रेंट पर जाता हो, या वो ऐसा हो म्यूचुअल फंड में जहां डालता हो वहां से कुछ पैसा आता हो। मतलब वो उसके जो माइंड सेट है वो ये कि ये पैसा मेरे को पैसा कैसे दे। और ये यही विडंबना है कि जिसके माइंड सेट से अमीर बनना है उसको अमीर दिखना नहीं है। और मध्यम वर्गीय परिवार के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है आयुष जी, कि उसको खर्च करना है दिखने पर, कि मैं अमीर दिखूं। यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप माइंड सेट से अगर अमीर बन गए तो अब आपको दिखने में खर्च नहीं करना। आप अंदर से सोच से अमीर बन गए। That's very true. है ना। लेकिन अगर आप सोच से अमीर नहीं बने, ये लेसन आपके लिए भी, आप युवा पीढ़ी के हैं, आप दिखने पर खर्च मत करो। आपको पैसा पैसा दे कमा के, उस पर खर्च करो। नहीं तो जो दुनिया का तीसरा अमीर रहा, जिन्होंने 100 बिलियन के आसपास डोनेट कर दिया, उसको आईफोन 11 वो भी गिफ्टेड, मना नहीं किया, यूज कर रहा है। उसने क्या कहा कि फोन से जो काम आईफोन से होते हैं वो सैमसंग से भी होते हैं। सही बात है, वेरी गुड। क्योंकि फोन वाले काम करेगा। अब दिखने में जो खर्च होता है वो पैसा नहीं कमा के दे। अगर आप आज आपके पास आईफोन 15 है और आप कल आप आईफोन 18 लेंगे, ठीक है, शौक पूरे करने चाहिए, लेकिन शौक कौन से पैसे से? जो पैसे ने पैसा कमाया हो। आज जो पैसा आपने पार्क कर दिया हो, आप घूमने जाओ ना, क्योंकि आपकी कैपिटल नहीं घटी।
ये युवा पीढ़ी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कैपिटल को मत घटाओ, जो कैपिटल कमा के दे उसको घटाओ, वो फिर आएगा। अगर आपने एक फ्लैट ले लिया, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको 20,000 रुपए रेंट आ रहा है, आप कर दो खर्च, अगले महीने फिर आ जाएगा, तो पैसे वाले बनोगे। ठीक है, ठीक है। तो जो फ्रीलांसर हैं या कहीं से पैसा आता है, वो अपना एक टारगेट रखे कि ठीक है भाई, ये एसआईपी तो टूटने नहीं दूंगा, ये पैसा यहां से आता है, ये यहां चल जाएगा, अब उसके कोई प्रेशर नहीं रहेगा। अगर उसके पास एक्सेस पैसा आता है, कहीं पार्क कर दिया, ठीक है, इससे जो पैसा आएगा उससे एंजॉय करेंगे, अब जुड़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है। जितेंद्र सर, एक बहुत पर्सनल सा सवाल है। अभी 4-5 दिन पहले मैं फोन स्क्रॉल कर रहा था तो एक ऐड आया। उस ऐड में लड़की की शादी होने वाली थी और लड़की को अपनी शादी का लहंगा खरीदना था। लड़की को शादी का लहंगा खरीदना था। उसने अपने पापा को बोला, पापा पैसे तो है नहीं। पापा ने कहा, बेटा ये एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे तू बटन दबाएगी, तुझे इंस्टेंट लोन मिल जाएगा 50,000 का, जिससे तू अपनी शादी में अच्छा लहंगा पहन पाएगी। ये जो कंज्यूमरिज्म कल्चर इंडिया में आया है, इंडिया के बारे में जब हम बात करते थे, इंडिया इज अ वेरी सेविंग कंट्री, हम हर चीज को सेव करने वाले आते थे, और ये इस तरीके से एप्लीकेशंस जो आनी शुरू हुई हैं, आपको नहीं लगता है पूरा कल्चर खराब कर रही है हमारा? देखो, दो पहलू है। कोई भी चीज जब आती है, अच्छाई और बुराई दोनों लेके आते हैं। एग्री। अब इसमें अच्छी चीज क्या है और बुरी चीज क्या है? जब से यूपीआई चले है, अच्छी चीज तो ये है कि ब्लैक मनी धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है। अब मध्य वर्ग परिवार के लिए खराब क्या है कि वो जब कैश नहीं देता, यूपीआई कर देता, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने खर्च किया हो, तो उसकी कंज्यूमिंग पावर बढ़ गई। तो मार्केट में अंदर तो कैश फ्लो बढ़ गया, कस्टमर का घट गया। That's very true. तो इसके दोनों पहलू आए। ऐसे ही इन एप्लीकेशंस के दोनों पहलू हैं। देखो, उस परिवार को नीड थी, पैसा तो लेना ही था जी, क्योंकि उसने तो सेविंग कर नहीं रखी। अब अगर वो किसी साहूकार के पास जाता तो ओब्वियसली प्राइवेट फाइनेंसर उससे 5, 7, 10% लेते। चीज तो लेनी ही थी, बस वो 50 की बजाय 35 की लेते। तो इन एप्लीकेशंस ने उन प्राइवेट फाइनेंसर से मुक्ति दिलाई। ठीक है, ये तो है पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन अब चूंकि इजी अवेलेबल है लोन, वो बाद की जिंदगी में परेशान करेगा, उस टाइम का सुख दे दिया, ये उसका नेगेटिव पहलू है। एग्जैक्टली 30% इंटरेस्ट रेट लेते हैं बाद में, और बहुत सारी सुसाइड केसेस भी उसके बाद हमने देखे कि किस तरीके से इन लोगों ने वो उन एप्लीकेशन से उनसे उसको बचना चाहिए। वो ये सोचता है कि डॉक्यूमेंट नहीं दिए, फिजिकली नहीं आए, और ये लोन नहीं है। लोन तो आपने अपने डॉक्यूमेंट, अपना पैन कार्ड भर के लिया है, तो लोन है, चाहे आप ऐप से लो, चाहे आप जाके लो, बैंक से जाके लो। ठीक है, आप एनबीएफसी या बैंक से ही ले जी। इन एप्लीकेशन से एक बार आप छोटे से शौक के लिए इन चीजों को अवॉइड करें। ठीक है। आजकल इंस्टाग्राम पे एक चैलेंज बहुत चल रहा है। वो कहते हैं कि रिटायरमेंट एट 40 चैलेंज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। 20-22 साल के युवा हैं, वो कहते हैं कि 40 साल तक रिटायर होना है। बहुत अच्छी बात है, 40 तक रिटायरमेंट हो जानी चाहिए। लेकिन आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, अगर कोई 20 से 22 से 25 साल का इंसान है, 40 में उसे लेना है रिटायरमेंट, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखो, जो ऐसी सोच रख रहे हैं कि 40 पे रिटायरमेंट, 45 पे रिटायरमेंट लेनी है, ठीक है भैया, ये एक वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर है और हम भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उसने सोच लिया। अब उसकी प्लानिंग, आपकी प्लानिंग खराब ना हो, उसके लिए आपको थोड़ी सी सेविंग और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो जहां आप 40% बचा रहे थे, वहां 60% की सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। 40% को अपने करंट में खर्च करते जाओ, क्योंकि ऐसे टेक्नोक्रेट लड़के हैं, यंग लड़के हैं, जो अच्छी सैलरी है। तो अगर किसी का अभी अच्छा पैकेज है, कोई 5 लाख रुपए महीना ले रहा है, तो आप 60% सेविंग पे चले जाओ और अर्ली रिटायर करो, है ना। तो वो तो अपने अपनी सेविंग बढ़ानी है और आप रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि देखो, एक बार जीवन मिला, है ना। अब ये अपने हिसाब से जीना है। अब आपको लगता है ठीक है यार, दुनिया घूमेंगे, कमा लिया, दुनिया घूमेंगे। जैसे अपने यहाँ ना एक बहुत अच्छी कहावत है जी, आपने सुनी होगी, बताइए। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बिल्कुल सही बात। अगर पूत सपूत है, वो सही रास्ते पे चल रहा है, तो खुद कमाएगा।
और पूत अगर कपूत है तो कितने कमा लो, सारे खराब करेगा। तो आपने अगर फैसला लिया कि ठीक है 40 के बाद रिटायरमेंट लेंगे, किसी ने भी लिया, ठीक है भैया, सेविंग ज्यादा की है ना, अच्छी जगह पे SIP की है, अब आपको पता है मेरे 40 साल के बाद भी मैं काम करूं ना करूं, मेरे को हर महीना 4-5 लाख रुपए आएंगे जी, यही रिटायरमेंट है। बिल्कुल। या आपने जब वो पैसा इकट्ठा हो गया था तो आपने कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट डाला, आपको रेंट आएगा, आपने अपनी इनकम को डाइवर्सिफाइड कर दिया है। अब आप 21 दिन के लिए यूरोप टूर गई, आपको पता है यार वापस आऊंगा तो रेंट भी आना है, वापस आऊंगा तो MIP से पैसे भी आने, तो सोच गलत नहीं है। आप इनकम बढ़ाओ, सेविंग बढ़ाओ, सही जगह पे लगाओ और अर्ली रिटायरमेंट ले लो। तो यानी मतलब ये प्रैक्टिकल चीज है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबल है, किया है तभी पॉसिबल है, कर रहे हैं तभी पॉसिबल कर रहे हैं लोग। एग्जैक्टली। आजकल एक और नया चैलेंज भी चला है जितेंद्र सर, आजकल चला है डिफेंडर चैलेंज। डिफेंडर गाड़ी आती है, बड़ी फेमस गाड़ी है, बड़ी महंगी होती है। वो कहते हैं कि हमें 70 दिन में एक चैलेंज लेंगे, हम बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे और डिफेंडर लेके आएंगे। आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ये सब चैलेंज चल रहे हैं आजकल। नहीं, मैंने तो आपसे सुना है वैसे। देखो, मैं पहले भी ये बात बार बार कहता हूँ, अब भी कही मैंने थोड़ी देर पहले, कि आप दूसरे को देख के गोल मत लो, अपने गोल बनाओ। शॉर्ट टर्म की खुशी लॉन्ग टर्म में परेशान करे वो खुशी मत लो। ठीक है ना। अगर आप, क्या होगा 70 दिन में ना, पैसा जादू से नहीं आता। किसी एक ट्रेडर ने ट्रेड अच्छी ले ली होगी, पैसा बन गया होगा, लेकिन ये बनता है 100 में से 1 का। ट्रेडिंग भी एक सीख के, अच्छे से सीख के अगर करते हैं, ठीक है, ऐसा वहां भी पैसा जादू की तरह नहीं आता। अच्छा ट्रेडर होगा, महीने में 6-7%, 8%, 10% तक निकाल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जादू कर देगा। ठीक है। हाँ, अगर आपने ये लगता है कि भैया 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो या तो ये जाएंगे जुए में लगा दे, जुआ तो कितने का भी आ सकता है। सही बात है ना। तो उसने वो बड़े लोट उठाए, किया 200 में से 1 हो गया, उसने रील बना दी, मैंने कमा लिया। वो सही एग्जाम्पल नहीं है। सही एग्जाम्पल ये है कि आपके अपने लाइफ के फाइनेंशियल गोल होने चाहिए। आप डिफेंडर लो, आप मर्सिडीज लो, आप जैगुआर लो, आपके अपने गोल होने चाहिए कि ठीक है भैया इतने इन्वेस्ट करूंगा, इस जगह पे करूंगा। और अगर आपके पास समय है और आप अच्छे ट्रेडर हैं, काबिल ट्रेडर है, ठीक है, और आपके पास वक्त है और आप फुल टाइम प्रोफेशन करते हैं, आप जो मर्जी लो, लेकिन देख कर नहीं। आपके सपने अपने होने चाहिए, आपके सपने दूसरा ना बताए। अब दूसरे ने डिफेंडर लिए तो आपका फेवरेट डिफेंडर थोड़ी है। सही बात है ना। अपने लाइफ को होश में जियो। एक मैं आपको बताऊं, पिछले 5-6 दिन पहले की बात है जी, मैं भी ऐसे आपकी तरह कोई रील मेरे सामने आई, तो अपने फेमस कोई कुमार विश्वास जी एक वाक्यांश बता रहे थे कि भगवान बुद्ध का जब अंतिम समय आया तो उनकी बुआ के लड़के आनंद जो है वो उनकी पूरी देखरेख करते थे, सारे सब कुछ सारी जगह वही देखते थे। तो जब वो अंतिम समय आया तो आनंद भी उनसे पूछने लगा कि आपने महाराज सबको सब कुछ बता दिया, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा कि क्या करूंगा, मेरा तो सब कुछ आपके साथ ही चलता था। तो क्योंकि वो उपदेश देते तो उसके बंदोबस्त में, खाने के बंदोबस्त में, रहने के बंदोबस्त में, किससे मिलना, किसके पास जाना, वो तो उसी में लगे रहे। तो उसने एक ही बात में उनकी बात को खत्म कर दिया कि खुद से अपने अंदर से ज्ञान ग्रहण करो, अपने आप को जानो। जब अपने आप को जानोगे तो दुनिया को जान जाओगे, और वही सार है सबका। ये चैलेंज हो, कोई चैलेंज हो, आप अपने गोल, अपने लाइफ को होश में जियो, अपनी चीजों का फैसला करो जी। आपको डिफेंडर अच्छी लगती लो आप, लेकिन वो कल तकलीफ ना दे। एग्जैक्टली। बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लें अगर लेना है तो। कैलकुलेटेड। बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस होके अगर इन्फ्लुएंस में आप फोन भी ना लें, डिफेंडर तो दूसरी बात है। एग्जैक्टली। जैसा आपके सपने जिए। जितेंद्र सर, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, बनेगा भी जरूर, हम भी ऐसी उम्मीद रखते हैं। लेकिन इंडिया के म्यूचुअल फंड्स की मार्केट कैसे रहेगी आने वाले टाइम में? जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी लोग सुनना चाहते हैं इस बारे में, आने वाला टाइम कैसा? आज आप टॉप 10 रिचेस्ट की लिस्ट निकालेंगे ना, तो ज्यादातर अमेरिकन निकलेंगे। क्यों? क्योंकि $36 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। हम $4 ट्रिलियन के हैं। एक समय पे ये गैप ज्यादा होता था,
आज हमारे से 9 गुना ज्यादा है वो। एक समय ऐसा था 20 गुना से ज्यादा थे। अब जब हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम $10 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होंगे, तो ऑब्वियसली मार्केट साइज बड़ा होगा। अब मार्केट साइज बड़ा होगा तो जो इन्वेस्टर होगा उसके पैसे का साइज बड़ा होगा। तो जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे आपका पैसा ग्रो करेगा। आज अगर आप एनवीडिया की, एप्पल की, गूगल की बात करें तो ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री कंपनी है। हर कंपनी 2-3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की कंपनी जी, ठीक है, मार्केट कैप है। अब हमारी कंपनियों की मार्केट कैप बिलियन में है। तो जब बिलियन वाली ट्रिलियन में जाएंगी तो आपका पैसा ग्रो करेगा। तो जैसे जैसे भारत ग्रो करेगा आपका पैसा ग्रो करेगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट इंडिया इज द नेक्स्ट बिग इकोनॉमी और आपको सोचना भी नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। आपको देर करनी ही नहीं चाहिए, आपसे 1000 रुपए से करो, शुरू करना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सही समय है, यही समय है। देखो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना एक ट्रेंड को चेंज किया है। हमारे साथ समस्या क्या रही, पहले हम पैसे वाले बनेंगे अगर ऐसे समाज में कहते हैं ना, तो हमारे को जो हमारी बॉलीवुड की मूवी आई ना, उनमें ये दिखा दिया कि जो पैसे वाला होता है ना सारी बुराई उसी में होती है। और हमारे दर्शन ने पैसे से हमारे को दूर कर दिया कि ज्यादा लोभ मत दिखाओ, यानी लोभ तो बुरी चीज है। और उस थ्योरी से ही दूर कर दिया कि पैसा कमाना अच्छी चीज है। ठीक है, तो वो हर इंसान खुल के ये बात करने लगा पैसा ज्यादा कहां से कमाऊं। बस एक रह गया आजीविका चलाने वाला काम रह गया। अब एक थ्योरी बदलने लगी है कि भैया जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बनो। एग्जैक्टली, थ्योरी बदलने लगी है। अब ऐसे ही पैसे के बारे में धारणा बदलेगी और वक्त बदलेगा। और आज से 10 साल पहले एक भारतीय जब विदेश में होता था तो उसका क्या लेवल था और आज क्या लेवल, आप समझ सकते हो। That's true, yes. आज हमने जो स्टैंड लिया है वर्ल्ड लेवल पे वो क्या है और पहले क्या था, तो ये चेंज है। और अभी भारतीयों ने अलग अलग जगह पे डंका बजाया। आज गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, सीईओ तो भारतीय है ना। तो ये एग्जांपल्स बनते जा रहे हैं लोगों, ठीक है, युवा पीढ़ी के लिए, और ये होगा। ठीक है, अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की या पीएसयू सेक्टर की इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो क्या आप देख पा रहे हैं बहुत ग्रो हो रही हैं चीजें? देखो बैंक एग्रेसिवली इसमें काम कर रहे हैं जी। और अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि बैंकों का बहुत अच्छा रोल है। अब उनके पास आप उनके टेबल आपको मिलती है, आप एसबीआई जाओ, किसी भी बैंक में जाओ, आपको वहां पे म्यूचुअल फंड के लिए अभी बहुत अच्छा रोल, मैं तो कहूँगा अवेयरनेस के लिए अच्छा रोल है। ठीक है, जो भी लार्ज कैप कंपनीज हैं, मैं रिलायंस की बात करूँ, एचडीएफसी की बात करूँ, टाटा की बात करूँ, ये कैसे इम्पैक्ट करती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पूरी? देखो जब कोई कंपनी, आपने आज मान के चलो एचडीएफसी, एक फंड मैनेजर ने अपना पोर्टफोलियो बनाया जी, एक फंड मैनेजर के पास 100 करोड़ रुपए आए, ठीक है, और उसने 100 करोड़ में से सोचा कि ठीक है भैया एचडीएफसी अच्छा कर रहा है और मैंने 7% पैसा एचडीएफसी में डाला। अगर एचडीएफसी ग्रो करेगा तो 7% पैसे पर इफेक्ट डालेगा जी। अगर उसने 6% पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में डाला, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज और बड़ी होगी, आज बिलियन में ट्रिलियन में जाएगी, ठीक है, तो आपका फंड ग्रो करेगा। ठीक है, और जब कोई भी पीएसयू हो चाहे कोई और इंडस्ट्री हो, जब वो अपने आप को बड़े लेवल पर स्थापित करेगी तो अधिग्रहण कर पाएगी और ज्यादा डेवलपमेंट हो पाएगी। ऐसा नहीं कि जैसे एक आज एनवीडिया का आप एग्जांपल ले जी, तो वो आज अमेरिका में स्थापित है, आज वो $5 ट्रिलियन की कंपनी है, मार्केट कैप है। अब वो आज भारत में आ रही है, अफ्रीकन कंट्रीज में जाएगी। यानी जब आपके पास पैसा है तभी तो आप और ज्यादा फैलोगे। तो अभी तो इतनी बड़ी कंपनी एक है तो भारतीयों की तो कंज्यूमर पावर ज्यादा है। धीरे धीरे यहाँ भी आप एक दिन देखेंगे कि $5 ट्रिलियन की कंपनी भी बन गई कोई, ऐसा भी टाइम आएगा। आज तो देश 5 ट्रिलियन हुआ, ऐसा वक्त आएगा क्योंकि हम तेजी से, आज आप यूरोप की वो देखेंगे तो परसेंटेज वाइज क्या देखेंगे, जीडीपी 1% से कम, हम 6% से ज्यादा। एग्जैक्टली यस। तो जो 1% से कम जो ग्रो कर रहा है, तो 6 वाले तो डायरेक्टली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में हम है। हमने इस बारे में तो बात कर ली कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन जो लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी उनकी भी बात कर लेते हैं। ये लोग क्या गलती कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए? जो सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं ना, हमारे एक समाज में ना एक बात फैल गई, वहां इन्वेस्टमेंट किए थे दुगने हो गए, वो पलट लिया था दुगना हो गया, ये दुगना हो गया।
एक एफडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, इन स्कीम्स ने ना दुगने की एक मानसिकता सेट कर दी। दैट्स वेरी ट्रू। मैं आपको बताऊं, मेरा एक क्लाइंट था, 2009 की बात है ये, और मार्केट थोड़ी सी काफी नीचे थी। वो मैंने एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड एक क्लाइंट्स को दे दिया, तकरीबन 2 लाख के आसपास, और गवर्नमेंट रिपीट हो गई। 6 महीने में मार्केट रिकवर कर गई, और 8-9 महीने में उसके पैसे डबल हो गए म्यूचुअल फंड में। जैसे डबल हुए, कॉल आई, सर मेरे पैसे डबल हो गए, निकलवा दो। ये मेंटेलिटी रखते हैं कि डबल हो गए तो बहुत हो गई, या डबल के लिए नहीं आए हो भैया, या मल्टीप्लाई होते जाएंगे, कंपाउंड होते जाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम डबल होते ही डबल हो गए तो जैसे कोई जादू हो गया, क्योंकि वो इतने साल में डबल होते हैं, पोस्ट ऑफ स्केल में इतने साल में होते हैं। वो एक मेंटेलिटी सेट कर रखी थी कि डबल करने, अरे डबल करने के लिए नहीं आए, मल्टीप्लाई करने के लिए आए। ठीक है, अपना आप एयूएम बढ़ाओ, धीरे 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 आपकी जो एसेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, ये गलती मत करो कि आपको 3 साल बाद पैसे चाहिए थे और सारा एक जगह डाल दिया। जी, मैं तो 3 साल बाद प्लॉट लेना था, मैंने तो सारे निकालने ही थे। भैया उतने ही डाल, उसी जगह पे डाल। आपने क्या लेना है, घर लेना है तो उसी हिसाब से डालो। मेरे को तो इतने दिन बाद घर लेना था, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर लेना। ठीक है, तो ये सारा एक जगह पे डालना, और इस माइंडसेट से डालना कि डबल हो गया यार, डबल हो गया तो जादू हो गया, जैसे डबल के बाद तो यहाँ पैसे ही नहीं बनते हो। लोगों ने 5x 10x भी किया होगा। हाँ, 20x होने यहाँ पैसे। अगर आप 30 ईयर्स जाएंगे, 30 साल पुराना, मेरा एक दोस्त है, मैं बताया था थोड़ी देर पहले आपको, चर्चा की थी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो उनके पास से एक क्लाइंट है, चर्चा कर रहे थे एक दिन ऐसे ही, उसकी 1000 रुपए की ही SIP है। ठीक है, और वो 10 गुना हो चुके हैं, वो लंबे समय से कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कितना, वही बात आती है यहाँ पे, 2-3 जो है बड़ी फेमस बातें हैं। सही समय को तलाश मत करो जी, लंबा समय यहाँ दो, स्पीड पर ट्रस्ट मत करो जी, कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे नोटिस किया कि ओवर डाइवर्सिफाई करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है? देखो, अगर आप यूं सोचते हो कि आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप में 10 अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होगा। आप ये देखो, आपको कितने समय तक कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी जी। बहुत लंबे समय तक हो तो आप स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं, थोड़ा सा मीडियम है तो आप मिड कैप, लार्ज कैप ले सकते हैं। आपको बहुत कम समय है तो आप लिक्विड फंड में जाएंगे। आप इस बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन का फायदा नहीं है, क्योंकि आप सही समय पे संभाल भी नहीं पाओगे। ठीक है, 2 बातें हैं यहाँ पे आयुष जी, और ये जो दोनों बातें हैं ये पूरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, बताइए जी। हाँ जी, या तो आपको उस इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर एक काबिल बंदा हो जिस पर आपको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, या तो आपका फंड मैनेजर इस काबिल हो कि आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। जिसके साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जी, जिस भी आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर के साथ जा रहे हो, आपका उसके ऊपर ट्रस्ट हो, और आप कुछ चीजों को देख लो, सीख लो, समझ लो। अब उसके बाद आपने देख लिया कि ये सही कर रहा है, अब आपके काम को वो कर रहा है। ठीक है, ये एक फेमस किस्सा है हेनरी फोर्ड साहब का, मैं इसको बहुत बार चर्चा करता हूँ। बताइए। हेनरी फोर्ड साहब को एक बार, हेनरी फोर्ड जो फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक थे, एक बार एक वकील ने लेख लिख दिया कि हेनरी फोर्ड दिमाग से लगभग दिवालिया है। फोर्ड साहब उस समय अमेरिका के सबसे अमीर आदमी थे, उन्होंने केस कर दिया, माना नहीं। और वकील के पास इतने पैसे थे नहीं, वकील साहब के पास कितने पैसे से वो कर ले। तो अदालत में आया तो जज साहब ने कहा ठीक है जी, फोर्ड साहब शुरू करें, क्योंकि सबसे अमीर आदमी था और पहले वाला वक्त आज का भी नहीं था।
तो हाँ जी बोला शुरू करो। तो वकील साहब ने कहा जी मैं फोर्ड साहब से ना बहुत आसान 5 सवाल पूछूंगा और ये इनके जवाब दे देंगे तो सही है, नहीं तो मैं हार जाऊंगा, मेरे पास तो क्या है मनाने के लिए। ठीक है, उन्होंने जो भी सवाल किए बहुत सिंपल से किए, आम अमेरिकन उनको जानता था, तो फोर्ड साहब ने उनके जवाब नहीं दिए। अब फोर्ड साहब ने जवाब नहीं दिए तो जज साहब ने पूछा भाई क्यों ना फोर्ड साहब, फिर ये तो सही है अपनी जगह। फिर फोर्ड साहब बोले कि सर ये मैटर नहीं है, ठीक है, कि मैं इनके सवालों के जवाब 2-3 के मैं जानता भी था, एक का ये मैंने दिए नहीं, और मैं दे दूं या ना दूं मैंने नहीं रखता। जिंदगी में अगर ये इन सवालों को जानता है, इससे ज्यादा सैलरी वाले हजारों वर्कर है मेरे पास, अगर ये जानता है तो फिर ये मेरी जगह क्यों नहीं है। बड़ी बात इन सवालों के जवाब जानना नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपके लिए इन सवालों के जवाब कौन दे सकता है। यानी आपको जिंदगी में किसी से भी काम है तो आपको यह पता हो आपके लिए ये काम कौन कर सकता है। ठीक है, अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए कि आपके लिए ये काम कौन कर सकता है और कितने रुपए में करेगा और कैसे करेगा, तो आप काबिल हैं। सही बात है। तो आप या तो एक काबिल आपको पता हो कि ये फंड जो एडवाइजर है म्यूचुअल फंड का ये मेरे लिए सारी चीजें कर देगा, या तो आप वो हो जाओ, या आपको पता हो कि ये ऐसे ऐसे होती हैं। दोनों में से एक आपको पता होना चाहिए, तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन के शिकार से आप बच जाएंगे। आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में जाएंगे नहीं। ऐसी बहुत सी कहानियां होंगी जिनमें कई बार आपने लोगों को करोड़पति बनाया होगा, लेकिन अगर मुझे बहुत शॉर्ट में कोई क्रक्स में कोई ऐसी कहानी जाननी हो आपकी क्लाइंट की, क्या वो कहानी होगी? मैंने पहले ही चर्चा की थी अरविंद जी के बारे में, जिनके बारे में बताया था। उसको पता नहीं था, उसने ट्रस्ट किया सिर्फ, और 6,000 रुपए की SIP शुरू की थी। ठीक है, और उसने यूलिप में भी इन्वेस्टमेंट किया था, टाटा के यूलिप में मैंने किया था। 20 साल पूरे हो गए और उसकी नेक्स्ट मंथ ही मैच्योरिटी है और 4,80,000 रुपए से 28 लाख से ऊपर बने हैं। ओह माय गॉड। तो यही बात मैंने पहले कही, उसको पता नहीं था, उसने ट्रस्ट किया। विश्वास करना बहुत जरूरी हो जाता है, और टाइम दिया, 20 साल दिए ना, बहुत बड़ा नंबर। अब वहां पे क्या था, यूलिप उस समय जब आई थी तो लोगों को कहता 6 साल में मेरे दुगने हो जाएंगे, मेरे 3 साल में दुगने हो जाएंगे, मेरे 5 साल में ऐसे हो जाएंगे जी। उसने 20 साल दिए। सही बात। क्या ऐसी भी कुछ कहानियां हैं कि लोगों को आपने कहा कि यहाँ इन्वेस्ट कर लो, लेकिन लोगों ने नहीं सुना और फिर बाद में जिंदगी भर मलाल? ये तो ऐसे तो बहुत होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। ये तो आप जब जागो तभी सवेरा है, ऐसी कहानियां तो आती रहेंगी। क्लाइंट कई बार ये कहते हैं कि गारंटीड 30% रिटर्न तो मिल ही जाएगा। ये जो गारंटी दे देते हैं लोग, या बहुत सारे एडवाइजर्स भी कई बार गारंटी दे देते हैं, क्यों देते हैं ये गारंटी? क्योंकि माइंडसेट गारंटी वाला ही है। FD में कितना मिलेगा ये पहले से बना रखा है, और चूंकि हम समझना नहीं चाहते जी, सीखना नहीं चाहते कैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काम करती है, कैसे पैसे बनते हैं, वो तो सीखना नहीं चाहते, पैसिव चाहते हैं पैसा। तो उस समय क्या होगा, अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो उसको ऐसा लगता है यार ये रिस्क नहीं चाहिए भैया, लाइफ में रिस्क नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा रिस्क लाइफ में पता है क्या? रिस्क ना लेना। ओह नाइस। अगर आप रिस्क नहीं लेते, इससे बड़ा तो रिस्क ही नहीं है। फिर आप किसी दिन कोविड जैसी कोई महामारी आई, कोई ऐसी चीज आई, उस दिन आपके हाथ खाली होंगे। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बिलियनर बना हो रिस्क ना ले आओ। अगर एक भी नहीं है तो आप कैसे बनेंगे? आप ये सोचते, आप एक बात सोचो, अभी IPL चल रहा है आयुषी जी, हम ज्यादा किस खिलाड़ी को पसंद करते हैं, जो 6 करता है या जो सिंगल लेता है? जो 6 करता है। अभी वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, उसके बाद अपन जो ये छक्के लगाने वाले हैं जितने भी हैं, संजू सैमसन, ये 6 लगाते हैं जी। और एक ऐसा खिलाड़ी हो जो भाई टुक करके सिंगल लेता हो, तो सब 6 वाले को देखना पसंद करेंगे, सब वही देखेंगे। नेम फेम उन्हीं को मिलेगा। अब जब 6 लगाते हैं और सिंगल लेते हैं, 6 लगाते वक्त आउट होने का चांस ज्यादा है, सिंगल लेते वक्त 6 लगाते वक्त। अब अगर वो रिस्क ले रहा है, अब कल तक मैं देख रहा था 37 6 लगाए वैभव सूर्यवंशी ने, 400 रन बनाए। अब 37 6 लगाए ना, तो अब उसकी मार्केट कैप बढ़ी है।
उसने रिस्क लिया है, और वो ये देखता है सबसे अच्छा बॉलर कौन सा है, उसको लगाऊंगा। ना उसने हेजलवुड को छोड़ा, ना उसने बुमराह को छोड़ा, तो रिस्क लिया, रिवार्ड मिला, वैभव सूर्यवंशी एक ब्रांड बना, है ना। एग्री। अभी आप ये सोचें कि मैं गारंटी पे जाऊं, तो गारंटी भैया एफडी में मिलती है, इक्विटी में नहीं मिलती। गारंटी एफडी में मिलती है, और एफडी पैसा बचाने की जगह है, बढ़ाने की नहीं है। मार्केट में गारंटी ठीक है नहीं, वो कल को दुगने भी हो जाए, कल को एक शेयर 10 गुना भी ग्रो कर जाए। तो फिक्स रिटर्न, एफडी का मतलब क्या है, फिक्स डिपॉजिट। तो गारंटी कहाँ की होती है, नो गारंटी। और इन्फ्लेशन के हिसाब से भी देखो तो कुछ नहीं बच रहा आपके पास, उसी का है। ठीक है, मेरे एक दो सवाल आपसे और हैं। अभी कंडीशन जो वर्ल्ड वाइड हो रही है, डर का माहौल है। अभी हाल फिलहाल में जो स्टॉक मार्केट में हुआ वो भी आप सभी ने देखा कि जब ईरान वर्सेस यूएसए या ईरान वर्सेस इजराइल हुआ तो मार्केट बहुत खराब कंडीशन में रही। अभी आने वाले टाइम की अगर मैं आपसे, आई एम नॉट वांटिंग कि आप प्रेडिक्शन दें, बट क्या रहने वाली हैं आजकल, जैसे दुनिया में लड़ाई का माहौल चल रहा है, किस तरीके से इकोनॉमी जाने वाली है? देखो, शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे जी तो ये उथल पुथल का समय है, लेकिन आप ट्रेडर थोड़े हैं, और ना ही हम ट्रेडर के लिए बात कर रहे हैं। आप शॉर्ट टर्म पे जाओ ही मत, ठीक है। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म है तो आप लिक्विड फंड में जाओ, मार्केट कहीं जाए फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में जा रहे हैं, इन्वेस्टर की देखो, सब यही सबसे बड़ी एक मिथ रहती है, हम ये फैसला नहीं कर पाते हम ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। वेरी ट्रू, कंफ्यूज्ड हैं हम, दोनों के बीच में घूमते रहते हैं। हमारे को एक रील दिखती है ट्रेडर ने पैसे कमाए तो हम ट्रेडर बन जाते हैं, एक रील दिखती है इन्वेस्टर ने पैसे कमाए तो इन्वेस्टर बन जाते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी गजब की बात बताऊं जी। मुंबई जब बना था, तो मुंबई बनने के बाद, नया जब मुंबई जितना भी बना, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद गोदरेज फैमिली ने 10% जमीन खरीदी थी, 3000 एकड़, ठीक है, और 400 एकड़ और ऐड कर ली उन्होंने, उनके पास 3400 एकड़ जमीन हो गई। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये परचेज की थी 30 लाख रुपए में, ठीक है, और इसकी मार्केट कैप आज जो है वो 4.5 लाख करोड़ के आसपास है, 4.5 लाख करोड़। अब समय दिया, 70 साल दिए, 75 साल, बहुत बड़ा टाइम है ना, 70-80 साल दिए। पैसा समय पे ही बनता है, इंडस्ट्री कोई भी। तो ये आप ये ना सोचें थोड़े दिन में उथल पुथल होनी है, नहीं होनी। भारत 4 ट्रिलियन से एक दिन 10 ट्रिलियन, एक दिन 20 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बिल्कुल होगा। जब वो 20 ट्रिलियन का होगा ना, तब आप अपने पैसे देखना, जब 10 का होगा जब अपने पैसे देखना जी। तो शॉर्ट टर्म में ये थोड़े दिन एडजस्ट होनी है चीजें, ठीक है, हो जाएंगी। और भारत चूंकि एक न्यूट्रल देश है, इसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, हम शांति की तरफ हैं, शांति की तरफ है। और हमारे से तो मैक्सिमम जो लड़ाई होनी थी ना, वो पाकिस्तान की होनी थी, अब चाइना की भी नहीं होनी है। चाइना की क्यों नहीं होनी है? चाइना की लड़ाई अब सुपर पावर बनने की, अब हमारे से नहीं है, उसके अमेरिका से, अब उसको नंबर 1 पर आना है। तो हम उसके रास्ते में रोड़ा नहीं है, हम तो बहुत दिन बाद 1 नंबर की तरफ बढ़ेंगे जब रोड़ा बनेंगे, तब देखा जाएगा, तब का आज से 30 साल तक नहीं है। सही बात है। हम उनकी नंबर 1-2 की लड़ाई है, आज वो 18 ट्रिलियन की, वो 36 के हैं, उनकी लड़ाई है। तो हमारे से वो नहीं उलझेगा, ठीक है। उसने पता है कि अगर ये अमेरिका की तरफ गए तो नंबर 1 नहीं बन पाएगा, इसको हमें अपनी साइड लेना पड़ेगा, इसको न्यूट्रल तो कम से कम रखना ही पड़ेगा, न्यूट्रल तो रखना पड़ेगा। और रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी आज हमारे से कम भी तो यूं मान के चले 12-15 गुना कम टोटल है उसकी इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, बहुत बुरी परफॉर्म करती है। तो वो धीरे धीरे पिछड़ता जाएगा, ठीक है। और खाली पाकिस्तान की बात नहीं, कोई भी राष्ट्र जो एक थ्योरी पर बना है, कोई भी, वहां पे इंटरनल विद्रोह होगा ही होगा। जो सबके लिए दरवाजे नहीं खोलता, जिसके लिए सभी धर्म सभी संप्रदाय बराबर नहीं है, वो दुनिया में कोई सा भी राष्ट्र ग्रो नहीं कर पाता, वो ग्रो कर ही नहीं पाता, तो वो कर ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। हाँ,
तो आई थिंक क्लैरिटी से आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट हमें करनी है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और अभी आज के हाल फिलहाल में आप जो डरे बैठे हैं उसमें भी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है जितनी आज हमारे एडवाइजर साहब से बात करते हुए समझ आया। जितेंद्र जी, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे, आपसे कनेक्शन करना चाहेंगे, किस तरीके से आपसे जुड़ा जा सकता है? जब भी ये वीडियो आएगी आपकी जी, तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक जो मेरे काबिल दोस्त हैं जी, उनका नंबर रहेगा। ठीक है। हम चूंकि लार्ज स्केल पे काम है तो हो सकता है पर्सन टू पर्सन सलाह ना दे पाए, ठीक है, लेकिन वहां पर एक मेरे मित्र का नंबर रहेगा जी, और जो भी साथी अपने पोर्टफोलियो को बनवाना चाहता है वो वहां पे संपर्क कर पाएगा। ठीक है, और पर्सन टू पर्सन भी अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं कि मेरा 10 साल का गोल ये है, 5 साल का ये है, 2 साल का ये है, 10 साल का ये है। अर्ली रिटायरमेंट, जैसे आपने कहा जैन जी वाले, अर्ली रिटायरमेंट लेनी है तो रिटायरमेंट प्लान भी बना सकते हैं। ठीक है, मेरे को डिफेंडर लेनी है, डिफेंडर के प्लान भी बना सकते हैं। ठीक है, वो वहां पे आप रहेगा नंबर, ठीक है। और आप बेझिझक कभी भी कोई भी साथी जब संपर्क करेगा तो उसका हम पूरा पोर्टफोलियो बनाएंगे। एग्जैक्टली। नीचे आपको सोशल मीडिया हैंडल्स भी दिख रहे होंगे, नीचे आपको टिकर पर दिख रहे होंगे सोशल मीडिया हैंडल्स, वहां पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जितेंद्र सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर स्टूडियो। कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में अपनी ऑडियंस से, अपने लोगों से? यही कहना चाहेंगे कि आप सीखिए, शुरुआत कीजिए, सीख कर शुरुआत कीजिए और समय दीजिए। यहाँ स्पीड मायने नहीं रखती, कंसिस्टेंसी मायने रखती है। यहाँ पर सही समय मायने नहीं रखता, लंबा समय, कितना समय दिया वो मायने रखता है। एग्जैक्टली। तो रिस्क मार्केट में नहीं है, रिस्क आपके बगैर समझे, बगैर प्लानिंग किए इन्वेस्टमेंट में। एग्जैक्टली। मिस्टर जितेंद्र सिंह, थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। पिछली बार आया था उससे ज्यादा इस बार मजा आया, और मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप दोबारा से आएं और दोबारा से डिस्कशन करें, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ रह जाता है, इस बार भी बहुत कुछ रहेगा। आयुष जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके माध्यम से ज्यादा ऑडियंस को मैसेज दे पाते हैं, और आप बहुत अच्छे से आपने सवाल रखे, तो थैंक यू सो मच। एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को बहुत क्लैरिटी से चीजें समझ में आई होंगी। आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे हम कोशिश करेंगे अगली बार जितेंद्र जी को बुलाएं और फिर से डिस्कशन करें, और पैसे जरूर सोच समझ के देखिए कि कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच।